कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा माउथ का काम कर रहा है, ये बॉटल स्टमक का काम कर रही है, और नीचे ये पेनक्रियास है, और यहाँ पर लीवर है, नीचे गॉल ब्लैडर है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारे पास यहाँ पे एनस वाला हिस्सा है, ये आते ही ट्यूब गिर गया था। तो ये इसमें पाइप भी ऑलरेडी घर मेरे पास थी, बाकी सभी बॉटल्स कबाड़ की उठाई है। तो हम लो कास्ट पे इसी तरीके से इस चीज़ को बना सकते हैं। अगर आप थर्मोकोल लोगे, उस पर पेंट करोगे, चार्ट्स लगाओगे, वो ज़्यादा हैक्टिक है। और इसको बनाने में मुझे सिर्फ 15-20 मिनट का टाइम लगा। आपको पहले क्या करना है, इस वायर्स को जैसे मैंने जगह जगह से बांधा है, ठीक है, तो इसको आप, जैसे में काफ़ी बड़ा है, आप इसको हाफ करके छोटे में बनाएं ताकि पोर्टेबल हो, इजीली जो है ये कहीं पे जा सके। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने तो हिम्मत नहीं है मैं कर पाऊँ, लेकिन आप सभी इसको डिटेल्स में जानते हो, तो ये बच्चे को हम इजीली शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये भी हमारा सिलेबस का हिस्सा है। तो इसमें एक लंग्स बनाया गया है, एक बड़ी बॉटल लेके उसको नीचे से कट किया है मैंने, और 2 स्ट्रॉ ली है जूस वाली, दोनों स्ट्रॉ को जोड़ के इसके अंदर लाया है, और आगे दोनों बैलून्स लाए हैं। जब भी बैलून आप जोड़ेंगे तो बैलून को ऊपर से कट करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे। नीचे मैंने क्या किया है, जो ग्लोव्स आते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसको यहाँ पे लगाने के बाद उनको नीचे से कट कर दिया ताकि वो फिंगर्स नजर नहीं आए। अब ये हमारे पास लंग्स बन के तैयार हो गया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास ये हम बता सकते हैं कि ये ट्रैकिया है, ठीक है। तो अंदर जाके जो है हमारे पास, अब ये इसकी फर्दर काफ़ी डिवीजन होती है, छोटे बच्चे को इतना ही बताना है। अब जब हम बड़े बच्चे को बताएंगे तो एक्सटर्नल नेरीज, नेजल चैम्बर, इंटरनल नेरीज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकिया, उसका इतना डिटेल इसमें नहीं आएगा। इस मॉडल्स में हम ये बताना चाहेंगे कि लंग्स जो है जब हम सांस लेते हैं वो फूलते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। नीचे हमने ये जो लगाया, ये है लंग्स के नीचे एक मसल होता है, दैट इज डायाफ्रागम। जब हम सांस लेंगे डायाफ्रागम नीचे की तरफ जाता है, और रिब्स केज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड जाता है ऊपर की तरफ। जब आप सांस लेके अभी फील करके देखेंगे, सांस लेंगे, रिब्स केज अपवर्ड जाता है और फॉरवर्ड जाता है, जिससे अंदर थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाता है। जब थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ेगा तो इस लंग्स के अंदर हवा भर जाएगी। जब हम सांस छोड़ेंगे, रिब्स केज वापस अपनी जगह पे आएगा और डायाफ्रागम वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब हम ये सांस लेके बताएंगे, जैसे ही एयर अंदर कैसे आएगी आप देखेंगे, फूल गया, तो इस तरीके से हम रेस्पिरेशंस के बारे में बता सकते हैं। ये ब्रीथिंग है, सांस लेना और सांस छोड़ना, सारी रेस्पिरेशन नहीं है, ये है ब्रीथिंग। तो इसमें क्या है कि सांस जब हम लेते हैं तो इस डायाफ्रागम का रोल बच्चे को जो है पता चल जाएगा। और ये कई बार नहीं पता होता कि सांस लेने से लंग्स भी फूलता है, ये कंसेप्ट भी छोटे बच्चे को नहीं होता है, और सांस छोड़ने से दोबारा से ये कंस्ट्रिक्ट होता है। तो बहुत ईजी है बनाने में। इसमें इसका ड्रॉबैक बता दूं, बनाने के बाद मान लीजिए आपने बना के रख दिया है तो ये 1 महीने के बाद खराब हो जाएगा, ये इसमें सुराख आ जाएगा, अंदर सुराख आ जाएगा। तो ये आपको महीने के बाद दोबारा से चेंज करना है, बैलून अंदर का चेंज करना है। स्ट्रॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉटल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि बाद में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और ये बहुत ईजी में हम जो है बच्चे को इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। अक्सर बच्चा गलती करता है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन का मतलब हो गया जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ये लंग्स से ब्लड में जाएगी, ब्लड से सेल में जाएगी, और सेल के अंदर हमारे फूड को तोड़ेगी, और फूड के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है, और वो जो एनर्जी बनेगा दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे बच्चे को ये भी हम बता दें कि जब हम सांस लेंगे ऑक्सीजन अंदर जाएगी और सेल से वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के जरिए बाहर आएगी। तो ये पूरा प्रोसेस जब हम उसको समझाना चाहें तो कम से कम एक रियल एक्सपीरियंस दे सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा चैप्टर है 8th का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए। ये वायरस मैंने रिसेंट में ही अभी बनाया है। तो ये हमारे पास वायरस है एड्स का। तो कोरोना का वायरस भी ऐसा ही होता है। ये नीचे जो लगाया है ये है स्टैंड, ये सिंपल स्टैंड है। कौन सा स्टैंड है, कोई बता पाएगा किस चीज का? लॉलीपॉप का। सर ने बहुत ठीक बोला है, सर के लिए क्लैपिंग होगी पहले। ये जब मुझे दिखाई दिया तो मुझे माइंड में आ गया कि ये कहीं यूज हो सकता है। तो मैंने ऐसे मांगते मांगते 3 इकट्ठे किए हैं, जिस पहले का यूज यहाँ हो गया है। तो किसी भी मॉडल को बनाने के लिए सम टाइम हमें बेस चाहिए होता है। तो ये लॉलीपॉप का जो है ये स्टैंड है, ठीक है। आप इसको कम बड़ा कर सकते हो, ठीक है, निकाल के पीसेस। अब ऊपर हमने क्या किया है, एक स्पंज बॉल लिया है, मैंने स्पंज बॉल लिया है, और उसको पीछे से काटने के बाद बीच का एरिया निकाल दिया है, और सिंपली यहाँ टूथपिक्स ली हैं
और आगे मैंने क्ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो है ये मोती लगाए हैं बाहर और अंदर करके दोनों तरफ, और ये ग्लू गन से चिपकाए हैं। तो ग्लू गन अगर आपके पास है तो मॉडल बड़े इजीली बन जाते हैं, नहीं तो क्विक फिक्स आती है 50 रुपए की, उससे भी जुड़ जाते हैं। लेकिन ग्लू गन इज द बेस्ट की अगर मॉडल्स को लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है। तो ये एड्स का जो हमारे पास वायरस है, इसमें हमारे पास ये आगे जो है नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये भी प्रोटीन है, पीछे जो स्टिक है ये भी प्रोटीन है, और ये बाहर व्हाइट पोर्शन जो है ये सारे का सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंदर की तरफ जाएंगे और ये सारी प्रोटीन्स की लेयर है। अंदर जो ब्लू कलर का है ये भी प्रोटीन की लेयर है, दैट इज कैप्सिड। और बीच में मैंने 2 वायर्स लगाई हैं, अगर आपको नजर आ रही है ब्लैक कलर की, ये है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो एड्स का जो वायरस है ये एक रेट्रोवायरस है। तो रेट्रोवायरस हो गया कि जो आरएनए वायरस होता है, तो दुनिया में सबसे खतरनाक वायरस आरएनए वाले होते हैं। तो आप इबोला वायरस देख लिए, कोरोना देख लिए, सबका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी वायरस के बाहर नहीं होती, उसके बाहर सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग होती है। जब एड्स वायरस हमारी बॉडी में घुसता है, किसी सेल के अंदर अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है, जब सेल को फाड़ के बाहर आता है तो हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने ऊपर चढ़ा देता है। तो ये हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसने अपने ऊपर चढ़ाई हुई है, और इसकी लेयर, इसकी मेम्ब्रेन तो ये अंदर है जो प्रोटीन की बनी है। इतना क्लियर है। अब इसमें इंटरेस्ट वाली बात क्या है कि जब एड्स वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो इसका सबसे फेवरेट जगह रहने वाली कौन सी है, वो होता है ब्लड। और ब्लड के अंदर जिस सेल को वो खाता है वो है WBC सेल्स। और WBC सेल बहुत से टाइप्स के होते हैं, और उसमें ये जो पसंद करता है ये T सेल्स को खाता है, दैट इज T हेल्पर सेल, ठीक है। जैसे WBC को बहुत सारे सेल्स हैं। अब ये मैंने एक सेल लिया है मैक्रोफेजिस, ये भी WBC का सेल है। इसका काम ये होता है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस लगातार गश्त करती रहती है, या हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कोई कहीं से कोई मिलिटेंट्स ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए, तो लगातार उनकी गश्त रहती है। तो ब्लड के अंदर WBC सेल लगातार गश्त करते हैं। कोई भी हमें वायरस मिल जाए, कोई बैक्टीरिया मिल जाए, तो उसको किल करते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मैक्रोफेजी सेल है, आप यहाँ देखेंगे, ये जैसे ही एड्स वायरस को देखता है तो इसके साथ, इसके नजदीक आता है और इसके साथ ऐसे चिपक जाएगा। जब ये इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है, अब एड्स वायरस अपना आरएनए इसके अंदर छोड़ेगा, और यहां पर आरएनए से ये डीएनए बनाएगा। ऐसे नेचुरली में आप जो बायो के यहाँ जानकार हैं, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। लेकिन यहाँ पर ये आरएनए से पहले डीएनए बनाएगा, और फिर डीएनए से क्या करेगा, अपने आरएनए बनाएगा, अपनी प्रोटीन बनाएगा। यानी ये वाली प्रोटीन भी बनाएगा और अंदर वाली प्रोटीन भी बनाएगा, अपने बहुत सारे आरएनए बनाएगा। इसके दोनों अंदर वाले आरएनए यहां जाने के बाद अपने बहुत सारे एड्स के वायरस बनाते हैं। तो इस चीज को आप देखेंगे। अब ये जब इसके अंदर चला गया तो इस सेल्स के अंदर अपनी मल्टीप्लाइकेशन करके बहुत सारे वायरसेस बनाए हैं इसने, आपको नजर आए। अब इस सेल को फाड़ने के बाद ये बाहर आ जाएगा। अब ये देख लीजिए, ये एड्स वायरस बाहर निकला और आगे जाके फिर किसी नए सेल्स के अंदर जाएगा और उसको अपना शिकार करेगा। तो इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाइकेशन जो है ये होती है, और हर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर फर्दर किसी नए सेल के पास ये चला जाता है। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी, और ये पूरे का पूरा एड्स वायरस का डिटेल यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अगर मैं सिर्फ आपको ये वायरस दिखाता और इसका मल्टीप्लाइकेशन ना दिखाता तो शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर बच्चों को आता है, जब बच्चे के लिए नई चीज होती है कि सर ने ये खोला और इसके बीच में से बहुत से वायरस आए और ये मल्टीप्लाइकेशन सारा हमें क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट इसके बाद हमेरिया का मॉडल है। सिंपली प्लास्टिक का एक बॉक्स लिया है, उसको कट करके बीच में से व्हाइट पेंट किया और बाहर व्हाइट पेंट, अंदर ब्लैक किया और बाहर व्हाइट किया है। और बीच में आप देखेंगे ये अक्सर किसी भी मैकेनिक से गोल्ड कलर का ऐसा चक्का मिल जाता है, और बीच में हमने कुछ मोती लगाए हैं और रेड कलर की एक वायर लगाई है, और बाहर हमने ड्राइंग स्पिन्स लगाए हैं। तो कोई भी जो बैक्टीरिया है उसके बाहर की लेयर सेल वॉल होती है, अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बीच में जो वाटर भरा होता है, ठीक है, वो यहाँ पर मैट्रिक्स बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म भी बोला जाएगा। अब बीच में इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आता है। अब इसके अंदर, अब जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं होती सिवाय एक सेल ऑर्गेनेलिज के, वो है राइबोसोम्स। तो वो हमने यहाँ पर शो किए। अब ये बाहर इतना हमने क्या शो किया है, ये है पिलाई। तो ये पिलाई जो है एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ अपना कांटेक्ट बनाने के लिए, जुड़ने के लिए यूज करता है, या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के साथ जुड़ेगा तो इसी पिलाई के जरिए जुड़ेगा, ठीक है। और बीच में इसके हमने यहाँ पर एक इनफोल्डिंग यहाँ शो किया है, ये है मीजोसोम।
बैक्टीरिया के अंदर आएगा ये मीजोसोम। ये 8th में हम बच्चे को जब बताएंगे तो बता सकते हैं कि मीजोसोम का काम है माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना, एनर्जी बनाना, रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, यहाँ पर मीजोसोम्स करेगा। तो प्लाज्मिड जो है ये भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ये कुछ बैक्टीरियाज में होता है, कुछ में नहीं होता, इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं। तो चाहे प्लाज्मिड हो या ना हो, उससे बैक्टीरिया को फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लाज्मिड निकाल भी दो तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, लेकिन अगर बैक्टीरिया का डीएनए निकाल देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। हम सेल उसी चीज को बोलते हैं जिसके पास न्यूक्लियस हो। अगर न्यूक्लियस निकाल देंगे तो कोई भी चीज मर जाएगी। ये हम अक्सर कॉलेज में सर हमें बताते थे कि अगर आप एक अमीबा पकड़ लेते हो, एक सेल वाला एनिमल, जब उसका न्यूक्लियस निकालेंगे वो मर जाएगा। लेकिन एक यूनिसेल्युलर एनिमल, अब ये यूनिसेल्युलर एक सेल वाला है, दिस इज इमॉर्टल, ये दुनिया में कभी नहीं मरते, ये कभी नहीं मरते, क्योंकि ये जैसे ही बड़ा होता है डिवाइड होकर 2 बन जाता है, फिर आगे डिवाइड होकर 2 बन जाएगा। ठीक है सर, यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने एक मौलवी साहब को पूछा कि आप कहते हो कि हर चीज की मौत आती है, लेकिन हमने देखा एक सेल वाले ऐसे एनिमल है जिनकी कभी मौत ही नहीं आ रही है, इमॉर्टल है। वो कहते हैं जब पूरी दुनिया फना होगी, कायनात क़यामत आएगी, तो तब ये भी डिस्ट्रॉय होंगे, तो तब तक इनका राज है बैक्टीरियाज का। तो ये एक सिंपली मॉडल है और बड़ी इजी से बन जाता है, हम बच्चे को इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे?